हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, हम प्रॉपर्टी ऑफ सिस और ट्रांस आज पढ़ेंगे। सिस और ट्रांस के प्रॉपर्टी के बारे में मैंने नहीं बताया था। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि सिस और ट्रांस में से बताइए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। वेदर आप बोर्ड्स के बारे में बात करें, वेदर आप स्कूल एग्जाम्स के बारे में बात करें, चाहे आप कंपटीशन के बारे में बात करें, सबसे इसमें क्वेश्चन आता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और हमें पढ़नी चाहिए सिस और ट्रांस आइसोमर्स के लिए। ये दोनों क्या है? जीआई है। ये दोनों जीआई शो करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पहले कहा था वही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फिर से। ये है बेटा CH3, इधर है CH3, इधर बेटा हाइड्रोजन, ये है मेरे पास। अब जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसमें से कौन सा सिस है और कौन सा बेटा ट्रांस है। इसमें से कमेंट कीजिए। ठीक है, व्हाट इज सिस एंड व्हाट इज ट्रांस। तो मैंने सिस की डेफिनेशन आपको बताई थी कि जब सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट हो। मैंने कहा था सेम ग्रुप से याद रखो, सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट हो तो क्या होता है? सिस। तो ये क्यों सिस है? क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन को टारगेट करूं तो यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, मतलब सेम ग्रुप हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन द बेटा सेम साइड। और जब मैं CH3 को देखूंगी तब भी बेटा वही बात है कि CH3 दोनों साइड और सेम जगह पर है। ठीक है, सेम जगह पर है। और जब मैं इसको देखूंगी तो यहाँ पे बेटा ये अगर एक मिथाइल ग्रुप को ले लेती हूँ तो दूसरे कार्बन से अटैच मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है। तो बेटा ये दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पे हैं, 180 डिग्री के एंगल पे हैं। एक इधर है, एक इधर है, तो बेटा एक इधर है, मतलब एक मेरा वाइट वाला पेन है तो दूसरा मेरा ग्रीन वाला पेन है। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज ट्रांस। ठीक है, और डेफिनेशन के बारे में मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। ठीक है, तो आपको मतलब आई थिंक क्लियर हो, आपने वीडियो देखा हो और आपको तब भी क्लियर हो। और मैंने अभी भी बता दिया कि सिस और ट्रांस, मैंने रिवाइज, एक तरह से मैं आपको रिवाइज भी करा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द पहला इसका प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है? इसका नाम है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या बताता है? कभी किसी को पता है व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट? तो डाइपोल मूवमेंट आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर में, और आप इसे फिजिक्स में भी पढ़ते हो। लेकिन फिजिक्स में बेटा फॉर्मूला बेस्ड आप पढ़ते हो। आप वहाँ पे भी बात एक ही होती है, किसी मॉलिक्यूल में ये पोलैरिटी बताता है। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट आपको क्या बताता है? ठीक है, ये लिख देती हूँ। इट टेल अस अबाउट पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल या विद इन अ मॉलिक्यूल, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आपको क्या बताता है? बेसिकली पोलैरिटी आपको बताता है। डाइपोल मूवमेंट आपको पोलैरिटी कैसे बताएगा? तो बेटा पोलैरिटी कैसे आएगी? मैं कहूँगी सपोज ये A है, ये B है। ठीक है, साथ में है ये। ठीक है, A और B साथ में है। ये A है और ये B है। ठीक है, A है और B है, दोनों, मैंने इसको A बोला, इसको B बोला। तो बेटा किसी पे मैंने कोई चार्ज लगाया, कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसे आप क्या बोलोगे बेटा? न्यूट्रल। इसे आप क्या बोलोगे? न्यूट्रल। तो क्या ऐसा है कि न्यूट्रल के पास कोई चार्ज नहीं है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ बेटा, क्या न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि उसके पास कोई चार्ज नहीं है? तो आंसर इज फॉल्स, ये गलत है। न्यूट्रल शब्द का मतलब होता है कि इक्वल नंबर ऑफ
पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस बाय इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करता है नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं कहूं कि ये बॉडी न्यूट्रल है, क्या इसके पास कोई चार्ज नहीं है? गलत है बेटा, चार्ज है इसके पास, बट पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया है, इसीलिए बॉडी क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, ये बॉडी न्यूट्रल है। ठीक है, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलैरिटी? मैं बेसिकली आपको पोलैरिटी बता रही हूँ कि ये आपको पोलैरिटी बताता है, तो वही पोलैरिटी का मतलब बता रही हूँ। तो सपोज मैं आपको बताती हूँ, ये जो ए और बी है, सपोज मैंने इसमें से एक चार्ज हटा दिया। मैंने कहा कि इसमें 10 पॉजिटिव चार्ज हैं और इसमें 10 पॉजिटिव चार्ज हैं और 10 बेटा नेगेटिव चार्ज हैं। ठीक है, ठीक है, ए में। ठीक है, और अगर मैं इसको देखूं और इसमें मैंने कहा कि इसमें 11 पॉजिटिव चार्ज हैं और 12 नेगेटिव चार्ज हैं। सॉरी बेटा, 11 ही मेरे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इक्वल चार्ज बैलेंस है तभी ये न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, तो 11 पॉजिटिव चार्ज हो गए और 11 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और यहाँ 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, तो इसलिए ये दोनों बॉडी क्या है? न्यूट्रल बॉडी है। मैंने कहा कि इसमें से मैं एक चार्ज हटा देती हूँ, है ना? हाँ, तो जैसे ये क्या हुआ है? दिस इज न्यूट्रल बॉडी। अब अगर मैं इसमें से इसको एक चार्ज दे दूं, ठीक है, तो बेटा जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ पे प्रोटॉन है, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा जब भी कोई बॉन्ड बनाता है या बॉन्ड टूटता है, जब भी दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनता है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का नहीं होता है। ठीक है, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। प्रोटॉन किसी भी मॉलिक्यूल में फिक्स रहते हैं। ठीक है, उनका ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, जब आप एल्यूमिनियम पढ़ते हो, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉर एग्जाम्पल पढ़ते हो, या फॉर एग्जाम्पल आप सोडियम पढ़ते हो, तो सोडियम में जैसे कि आपने ये देखा, तो फॉर एग्जाम्पल आपने क्या पढ़ा, जैसे Na आपने पढ़ा, तो इसमें आप जानते हो कि इसका 23 इसका क्या होता है? मास नंबर, 11 इसका एटॉमिक नंबर है। तो बेटा कोई चार्ज नहीं लगाया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है। तो अगर मैं प्रोटॉन की संख्या पूछूं तो 11 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछूं तो 11 है। ठीक है, लेकिन अगर वही मैंने एक इलेक्ट्रॉन हटाया, कब हटाया? जब मैं किसके साथ बॉन्ड कर रही हूँ? फॉर एग्जाम्पल Cl के साथ मैं बॉन्ड बना रही हूँ इसका। तो बेटा Cl के साथ बॉन्ड कब बनेगा? जब अपना ये जो होगा Cl माइनस होता है और ये Na प्लस होता है। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो बेटा इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने, प्रोटॉन नहीं, है ना? यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, प्रोटॉन तो एज इट इज रह जाते हैं। वही बात मैं कह रही हूँ कि प्रोटॉन हमेशा फिक्स रहते हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ पे 10 है, 10 प्रोटॉन है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि इसने एक लूज कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जब एक लूज किया तो 9 इसके पास क्या बचे? इलेक्ट्रॉन। तो जब इसने 9, तो इसमें ओवरऑल क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों पॉजिटिव चार्ज आ गया? बिकॉज प्रोटॉन डोमिनेट कर गया इस पे, तो इसका चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। मतलब मैं कहूंगी कि ए मॉलिक्यूल के अंदर क्या आ गई? पोलैरिटी आ गई, पोलैरिटी आ गई। वैसे ही बी में अगर मैं कहूं कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, जैसे हम NaCl के बारे में बात कर रहे थे, वैसे बी ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया, तो इसने 12, इसमें क्या हो गया? 12 नेगेटिव चार्ज हो गया। तो बेटा 11 पॉजिटिव चार्ज और 12 नेगेटिव चार्ज में से कौन ज्यादा है? तो 12 नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल इस बॉडी पे क्या चार्ज आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज डोमिनेट कर जाएगा। तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। तो बेटा जब भी आप कोई भी बॉडी को बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, तो बेटा वो ऐसे ही होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऐसे ही किसी भी बॉडी पर आता है। तो मैं कहूंगी कि तो बेटा जब ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, तो मैं कहूंगी कि इस बॉन्ड, ये कैसा बॉन्ड है? पोलर बॉन्ड है।
क्यों? इस बॉन्ड में पोलैरिटी आ गई है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से बन रहा है, तो इस बॉन्ड में क्या है बेटा? पोलैरिटी आ गई है, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बनाया, तो ये पोलर बॉन्ड कहलाएगा। और अगर बॉन्ड एक ही के बीच में बनता, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन बेटा, हाइड्रोजन को जब आप देखते हो हाइड्रोजन, तो आप कभी H पढ़ते हो क्या? नहीं, आप हमेशा H2 मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हो, क्योंकि बेटा H2 गैसियस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, नेचर में H2 एग्जिस्ट करता है, H नहीं, ठीक है। तो बेटा ये जो है वो सेम नेचर के मॉलिक्यूल हैं, तो ये बॉन्ड कैसा होगा? नॉन पोलर, ये नॉन पोलर है, क्योंकि इनमें कोई पोलैरिटी नहीं आई बेटा, इनमें पोलैरिटी आई, उससे बॉन्ड बना, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ने मिलकर बॉन्ड बनाया, ताकि हम क्या हो जाए? पोटेंशियल एनर्जी घट जाए और हम स्टेबल हो जाए, क्योंकि बेटा हर ऑब्जेक्ट हर चीज अपने आप को क्या करती है? स्टेबिलिटी की तरफ ले जाती है ना। तो ये मॉलिक्यूल जो है बॉन्ड बना के अपने अंदर क्या लाना चाहते हैं? स्टेबिलिटी, है ना। केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है? इसका एक ही कारण है बेटा, स्टेबिलिटी, पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए और स्टेबिलिटी को ज्यादा करने के लिए, ज्यादा बढ़ाने के लिए, है ना। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर, है ना। तो आई होप पोलैरिटी का मतलब मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे सिस और ट्रांस के बारे में बात कर रहे थे, तो आई होप पोलैरिटी समझ में आई हो। और अब इस एग्जाम्पल से पोलैरिटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये है CH3, ये है CH3, ये है H, ये है H। हाँ, तो बेटा इसमें हम क्या करते हैं? हम पोलैरिटी के बारे में समझेंगे, और एक ट्रांस तो बना लूं। देखो ये दो है, ठीक है बेटा, ये sp3 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है। तो बेटा जहां पे s कैरेक्टर ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ठीक है। जैसे कि sp, sp2, sp3, तो बेटा इसमें मैं पूछूं कि s कैरेक्टर किसका ज्यादा है, तो बेटा यहाँ पे 50% S कैरेक्टर है, 50% S कैरेक्टर है, ठीक है, 50% S कैरेक्टर है। फिर धीरे धीरे ये जो होता है यहाँ पे थोड़ा और कम हो जाता है, थोड़ा सा और कम हो जाता है, और यहाँ पे 25 तक आ जाता है, 25 तक आ जाता है, या आई थिंक उससे भी कम हो जाता है, 15% तक आता है, ठीक है। 25 और 15%, मतलब सबसे कम S कैरेक्टर कहाँ है? sp3 में है। तो बेटा sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, सबसे कम मतलब मैं sp इन तीनों के बारे में बात कर रही हूँ। sp3 अगर मुझसे पूछा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो बेटा sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, उसके बाद कौन आएगा? sp2 आएगा, और सबसे ज्यादा किसकी होगी? sp की होगी, 50% के लगभग आती है इसमें s कैरेक्टर। तो जितना ज्यादा s कैरेक्टर बेटा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सबसे ज्यादा s कैरेक्टर sp में प्रेजेंट है, तो सबसे ज्यादा sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो इसलिए बेटा जहां से कम नेगेटिव से ज्यादा नेगेटिव की तरफ बॉन्ड जो होता है वो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड कहाँ से जाएगा? कम नेगेटिव से ज्यादा नेगेटिव की तरफ। तो बेटा ये ऐसे जाएगा, है ना, फिर ये ऐसे जाएगा। और कार्बन और हाइड्रोजन में से बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन होता है? कार्बन होता है, याद रखना, कार्बन। तो ये इधर साइड जाएगा, ये इधर साइड जाएगा, ठीक है, इधर साइड जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों ऑपोजिट साइड जा रहे हैं, तो आंसर तो ये हो जाएगा कि अगर मैं देखूं कि ये बॉन्ड, अगर मैं इसको देख रही हूँ CH3 का, तो ये बॉन्ड ऐसे है, और अगर इसको देख रही हूँ तो ये बॉन्ड ऐसे है। मैम ये बॉन्ड ऐसे है, नहीं बेटा वेक्टर है ये, वेक्टर को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्टिंग वेक्टर की अलाउड है,
ठीक है, बस उसकी डायरेक्शन नहीं हम शिफ्ट कर सकते हैं, हम मैग्नीट्यूड वाइज, और इसलिए मैं आपको समझाने के लिए ये कर रही हूँ। आपने फिजिक्स में ऐसे ही देखा होगा, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये इसको कैंसिल कर रहा है, तो मैं कहूँगी गलत है, क्योंकि बेटा इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या होगा, इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। इसकी आई थिंक हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है वो आई थिंक 2.2 लेके वैल्यू बैठता है, और ये होता है 2.8, और ये होता है 2.6। तो बेटा ये आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 0.2 आएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 0.2 आएगा, ठीक है, 0.2 आएगा। आप देख लेना, इसको घटाओगे तो 0.2 आएगा, और जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो 0.6 आएगा। तो बेटा इन दोनों का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो 0.6 माइनस 0.2 तो 0.4 आ रहा है लगभग, मतलब बॉन्ड में पोलैरिटी में है, ठीक है, बॉन्ड में पोलैरिटी है। क्यों ऐसा हुआ बेटा, बिकॉज ये हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे भी CH3 होता तो बेटा ये मैग्नीट्यूड मेरा, और मतलब ये मैग्नीट्यूड सेम आ जाता, तो जो डायरेक्शन तो ऑपोजिट आ रही है, लेकिन जब इसका जब इसका डिवीजन मतलब डिफरेंस भी बराबर आ जाता तो बेटा क्या हो जाता, 0 आ जाता। तो 0 आ जाता तो इसमें पोलैरिटी बचती नहीं, बट मैंने आपको निकाल के दिखाया कि बॉन्ड, आपका क्वेश्चन सही, मतलब सही नहीं है, लेकिन लाजमी है कि ये बॉन्ड, ये इधर से आ रहा है मैम एरो, और ये इधर से आ रहा है मैम, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो एक दूसरे के ऑपोजिट है तो कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा कैंसिल तब होता जब कार्बन CH3 और यहाँ पे कार्बन और CH3 सेम मॉलिक्यूल होते तो कैंसिल हो जाता, बिकॉज वैल्यू जो आती वो सेम आती। तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से थोड़ी ना होता है, वेक्टर क्वांटिटी जो होता है, डाइपोल मूवमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, आपने पढ़ा होगा। तो बेटा जो सिर्फ हमें ये थोड़ी ना देखना है कि उसका डायरेक्शन है तो कैंसिल, गलत। वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखना होता है बेटा, दोनों। तो बेटा डायरेक्शन तो ठीक है, डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, बट मैग्नीट्यूड वाइज तो नहीं आ रहा है ना, इसकी वैल्यू आ रही है। आई होप आपको क्लियर हो कि इसका डाइपोल मूवमेंट, तो इसका डाइपोल मूवमेंट आया है, ठीक है। अब मैं इसको दिखाती हूँ। तो बेटा जब मैं इसकी वैल्यू अभी मैंने लिखी है पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो बेटा ये कितनी है, 2.6 है। बेटा इसकी वैल्यू कितनी लिखी है, 2.8 लिखी है। इसकी वैल्यू कितनी लिखी है, 2.8 है, और इसकी वैल्यू कितनी लिखी है, 2.6 है। इसकी वैल्यू 2.2, इसकी 2.8, ठीक है, और इसकी 2.2, ठीक है। तो अब फिर इसको बनाते हैं। देखो यहाँ से कहाँ से, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, और ये जो होगा वो यहाँ से यहाँ जाएगा, यस, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, और ये जो होगा यहाँ से यहाँ जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा बिल्कुल सेम, देखो आपने जैसे ये किया वैसे ये वाला भी है, ठीक है। लेकिन बेटा अब आप इसको पकड़ो, अब मैं ये वाले से आपको समझाती हूँ, किस वाले से, ये इससे समझाती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जैसे CH3 और CH3 बेटा, CH3 और C, इसका एरो कुछ इस तरह आया है, देखिए आप, है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, तो अभी निकाला 0.2 आएगा ना बेटा इसका, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 8 में से 6 गया, कितना हुआ बेटा, 2, ठीक है। फिर बेटा इसमें से, फिर बेटा ये वाला एरो इधर है, तो वेक्टर को हम शिफ्ट करेंगे, बस एरो की डायरेक्शन बदलनी नहीं चाहिए। तो इसी डायरेक्शन में तो है, ये देखो बेटा ये इस डायरेक्शन में है, और ये इधर नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बेटा अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 0.2। तो बेटा अब मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आप निकालोगे, 0.2 माइनस 0.2 तो क्या आएगा बेटा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा डाइपोल मूवमेंट कितना आ रहा है, यहाँ पे बेटा डाइपोल मूवमेंट कितना आ रहा है, यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट जिसे आप म्यू से दिखाते हो, तो क्या आएगा, डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू यहाँ 0 आ रही है। बेटा यहाँ पे 0 नहीं आ रही है, 0 नहीं आ रही है, देखिए 0.4 आ रही है,
ठीक है, डाइपोल मोमेंट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो आप डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है बताइए। मैंने एग्जाम्पल से आपको दिखा दिया, डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है। डाइपोल मोमेंट हमेशा सिस का ज्यादा होता है ट्रांस से, ठीक। डाइपोल मोमेंट हमेशा सिस का ज्यादा होता है ट्रांस से। अब क्योंकि पोलैरिटी आ गई है किसमें, सिस में क्या है, पोलैरिटी है, तो बेटा मैं कहूंगी कि बॉइलिंग पॉइंट अगर आप पूछो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। आपको डाइपोल मोमेंट क्लियर हो गया ना कि सिस का क्यों है। मैंने आपको इस वाले मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया कि सिस का डाइपोल मोमेंट जो आ रहा है वो 0 क्यों नहीं आ रहा है, उसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, इसकी वैल्यू 0 निकल के आ रही है। तो डायरेक्शन, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करती है। यहाँ मैग्नीट्यूड आ रहा है, भले डायरेक्शन कैंसिल हो रहा है बट मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ रही है, बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैंसिल हो रहा है, इसलिए म्यू की वैल्यू 0 आई। यहाँ पे मैग्नीट्यूड की वजह से, बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड, म्यू की वैल्यू 0 नहीं आई, यानी कि इसमें क्या है, पोलैरिटी है, इसमें क्या है, पोलैरिटी है, ठीक है, इसमें क्या है, पोलैरिटी है, मतलब ये पोलर है, ओके। और जब बात पोलर की बोलेंगे तो पोलर में क्या होगा, पोलर में क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। पोलर, जैसे मैं कहूँ कि ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, तो बेटा ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, तो इस बॉन्ड को आप क्या बोलोगे, पोलर बॉन्ड, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव था, एक इलेक्ट्रो नेगेटिव था, दोनों ने मिलके क्या बनाया, बॉन्ड बनाया, जिसका नाम क्या था बेटा, पोलर बॉन्ड। ये बॉन्ड पोलर क्यों हुआ, आई होप आपको क्लियर हो, क्योंकि बेटा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मॉलिक्यूल से मिलके बन रहा है, इसलिए इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड में क्या आ गई बेटा, पोलैरिटी आ गई, ठीक है, पोलैरिटी आ गई। जब इन दोनों में बॉन्ड बनेगा तो इन दोनों के मॉलिक्यूल से बनेगा, सॉरी इन दोनों के इलेक्ट्रॉन से बनेगा, ठीक है। बट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है थोड़े खिसक के यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, थोड़े खिसक के यहाँ आ जाएंगे बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज, कि क्या करेगा, सारा का जो मतलब अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। सॉरी बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये ए मेरा पॉजिटिव, सपोज मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज है ए, ये नेगेटिव चार्ज है बेटा, ठीक है। ये दोनों में इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं, तो बेटा ये कह रहा है कि ये जो होगा इससे रिपेल होगा, तो कुछ जो ये इलेक्ट्रॉन ये खिसक के यहाँ आ जाएगा, सपोज यहाँ आ जाएगा, तो खिसक के यहाँ आ जाएगा, तो इस बॉन्ड में क्या, यहाँ पे डेल पॉजिटिव में थोड़ी सी पोलैरिटी डेवलप हो गई, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, पोलर बॉन्ड बोल दिया, जो मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, डाइपोल मोमेंट से एक्सप्लेन कर दिया। तो इससे आपको क्लियर है ना बेटा कि सिस का डाइपोल मोमेंट क्यों ज़्यादा आया ट्रांस से, ठीक है, सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से क्यों आया, ऐसे बॉक्स बना के लिख लो, ठीक है। उसको मैंने पूरा यहाँ एक्सप्लेन कर लिया, क्योंकि पोलैरिटी आ गई, इस चीज़ का डाइपोल मोमेंट आ गया सिस का, ठीक है। अब क्योंकि पोलैरिटी आ गई तो उसमें क्या आ गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल इंटरैक्शन। आपने केमिकल बॉन्डिंग में ये नाम तो सुना होगा, डाइपोल इंटरैक्शन, मतलब डाइपोल क्या होता है बेटा, डाइपोल क्या होता है, इक्वल चार्ज होने चाहिए बट ऑफ इक्वल ऑपोजिट नेचर, बस ऑफ ऑपोजिट नेचर मतलब मैं कहूँ कि दो न्यूटन सॉरी बेटा 2 कूलाम का चार्ज है मेरे पास, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, और 2 कूलाम नेगेटिव चार्ज है, तो बेटा सेम मैग्नीट्यूड सेम आया बट डायरेक्शन क्या, मतलब बट पोलैरिटी क्या आई बेटा, उल्टी, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ठीक है, तो इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट पोलैरिटी आप क्या कंस्टिट्यूट करेगा, डाइपोल। तो एक डाइपोल रखा, उसकी वजह से एक मॉलिक्यूल, मतलब एक डाइपोल की वजह से एक और डाइपोल डेवलप हो गया, तो डाइपोल मतलब 2 डाइपोल में क्या हो गई, अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डाइपोल इंटरएक्शन, 2 डाइपोल में इंटरएक्शन, मतलब 2 डाइपोल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है, डाइपोल इंटरएक्शन,
तो उसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, डाइपोल, एक तो सिस का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा, दूसरे में उस डाइपोल मूवमेंट से क्या क्रिएट हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा यहाँ पे ऐसे डाल के लिख लेना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने की वजह से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा हो जाएगी, मैंने बताया सिस की ज्यादा हो जाएगी ट्रांस से। सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट जो होता है बेटा सिस का हो जाता है ट्रांस से ज्यादा। क्यों 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 ज्यादा हो जाता है, इसका भी एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि बेटा डाइपोल मूवमेंट किसका ज्यादा है, सिस का ज्यादा है। तो क्या डेवलप हो जाता है, स्ट्रोंगर इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब होता है अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन आ जाता है। तो इंटरैक्शन यहाँ का मतलब अट्रैक्शन, मतलब बॉन्ड बन जाता है किसके बीच में, पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट बेटा सबसे फेमस एग्जांपल वाटर, पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल सबसे फेमस है वाटर। तो ये बिल्कुल, तो बेटा इसलिए मैंने बैक टू बैक ये लिखा है क्योंकि सबका रीजन एक ही है, इंटरलिंक्ड है बेटा। तो इसलिए डाइपोल मूवमेंट, फिर आया बीपी का मतलब बेटा बॉइलिंग पॉइंट, फिर है सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट। तो सबका रीजन देखो बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट जिसका ज्यादा, वैसे आपने क्या एक्सप्लेन कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट, वैसे ही आपने क्या एक्सप्लेन कर दिया, सॉल्युबिलिटी। तो बेटा रीजन सबके इंटरलिंक्ड है, इसलिए मैंने बैक टू बैक आपको ये 3 पॉइंट्स लिखाए हैं। ये पहला डाइपोल मूवमेंट वाला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म आता है अबाउट द स्टेबिलिटी, ठीक है, अबाउट द स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, ठीक है, अबाउट द स्टेबिलिटी। तो बेटा स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो बेटा स्टेबिलिटी को हम देखेंगे कैसे, जैसे कि स्टेबल कौन होगा। तो स्टेबिलिटी को जब आप सिस और ट्रांस बना के देखोगे, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, तो बेटा ये जो ट्रांस है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। तो बेटा अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो आप बताएंगे sp3। तो sp3 होता क्या है, sp3 इज टेट्राहेड्रल। sp3 कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है। तो बेटा ये जब बड़ा ग्रुप दूर प्रेजेंट है तो वो ज्यादा स्टेबल है कि पास ज्यादा स्टेबल है। तो पास तो अगर पास रहेगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को दबाएगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या क्रिएट करेगा, हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, हिंड्रेंस। तो बेटा वही मैंने यहाँ लिखा कि ट्रांस आइसोमर्स इज जनरली मोर स्टेबल बिकॉज जो बल्की ग्रुप, यहाँ बल्की ग्रुप अगर मैं उस एग्जाम्पल से लिखूं तो बल्की ग्रुप का मतलब CH3, ठीक है, अगर मैं वो एग्जाम्पल टारगेट कर रही हूं तो CH3 मतलब बल्की ग्रुप अगर ऑपोजिट साइड प्रेजेंट होंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन, मतलब मैंने यहाँ एल्कीन ही तो दिखाया है, तो डबल बॉन्डेड ही है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कम मिनिमम स्टेरिक रिपल्शन होगा, ठीक है, वाइल ऑन द सेम साइड मिनिमम स्टेरिक रिपल्शन होगा, सॉरी मैक्सिमम। अगर सेम साइड हुए तो जल्दी ऐसे रिपल करेंगे ना, ठीक है, ये ऐसे से दूर भागेंगे तो मॉलिक्यूल के लिए अच्छा होगा थोड़ी ना। जब दूर रहोगे तो रिपेल नहीं कर पाओगे, पास रहोगे तभी तो रिपेल कर पाओगे। तो इसलिए बेटा जो ट्रांस जो है वो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि बेटा CH3 मतलब उस एग्जाम्पल, अगर मैं ब्यूटीन 2 का एग्जाम्पल लेती हूँ, 2 का एग्जाम्पल लेती हूँ, उस बेसिस पे कह रही हूँ। बट बेसिकली मुझे क्या कहना चाहिए, बल्की ग्रुप, अगर बल्की ग्रुप सेम साइड पे प्रेजेंट होते, सॉरी बेटा, अगर बल्की ग्रुप ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट होते तो फिर मैं उसे तो उसमें क्या होता, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता, स्टेरिक रिपल्शन क्रिएटली, मतलब अगर मैं स्पेसिफिक बोलूं तो रिपल्शन जो है वो कम होता। अगर मैं दूर कोई चीज रखूंगी तो बेटा वो एक दूसरे को रिपल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो दूर रहने से सबसे कम क्या होगा, स्टेरिक रिपल्शन, इसलिए क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी ट्रांस वाले में एज कंपेयर टू सिस। मैंने ये पूरा उसमें लिख दिया, आप ऐसे लिख लेना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये कंपटीशन में भी आता है। तो कंपटीशन वालों के लिए ऐसे है
और जो स्कूल में है बेटा उसके लिए ये पैरा के फॉर्म में मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट भी तो बताइए। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बेटा वो जैसे कि ट्रांस आइसोमर्स जो होंगे ना, ट्रांस आइसोमर्स जो होंगे उनमें क्या होगा, उनमें जो होता है वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आ जाता है। क्यों सिमेट्रिकल बोल रही हूँ बेटा, तुम ऐसे देखो तो बेटा किधर से ऐसे करके काटोगे, ऐसे करके काटोगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पे ओवरलैप कर रहा है, इधर से काटोगे, इधर से काटोगे तो ये इस पे ओवरलैप कर रहा है, तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो है वो है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है कौन सा, ट्रांस वाला। ठीक है, एज कम्पेयर टू सिस के कंपेरिजन। तो अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो उसकी वजह से उसकी टाइट पैकिंग क्या होगी, एफिशिएंसी, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होगी। जब पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर बॉन्ड कहाँ पे, सॉलिड स्टेट में उसका कैसा बॉन्ड होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स हो जाएगा सॉलिड स्टेट में, तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, उस लैटिस को तोड़ने में। तो बेटा जब कोई चीज जब सॉलिड स्टेट से, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है जब आप किसी सॉलिड को मेल्ट करते हो, राइट, किसी सॉलिड को मेल्ट करते हो किसमें, लिक्विड में जाने के लिए। तो वही तो बात कह रहे हैं कि यहाँ सॉलिड स्टेट में उसमें इतना स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है ट्रांस में, क्योंकि वो हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इसकी वजह से उसकी पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। क्यों पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है, उसका रीजन ये है क्योंकि उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड स्टेट में काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो उसकी वजह से तुम ज्यादा एनर्जी दोगे उस लैटिस को तोड़ने के लिए, पिघलाने के लिए, उस लैटिस को पिघलाने के लिए तुम ज्यादा एनर्जी लगेगी, उसे लिक्विड में बदलने के लिए। तो इसलिए बेटा मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं पूछूं तो ट्रांस का ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू सिस आइसोमर्स। सिस आइसोमर्स के कंपैरिजन में ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करूं तो बेटा दोनों के रीजंस हाईली डिफरेंट है। ठीक है, और अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करती हूँ, डायपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी के बारे में बात करती हूँ, तो उनका रीजन क्या है बेटा, अगर मैं उनके रीजन के बारे में बात करूँ तो उनका रीजन एक दूसरे से लिंक्ड है। इसीलिए बेटा मैंने बैक टू बैक तीनों में बॉइलिंग पॉइंट, डायपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट आपको बैक टू बैक बताई है। और इसमें ज्यादा एक्सप्लेन मतलब ज्यादा लिखा मैंने इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि उसमें लिखने की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि जो डायपोल मूवमेंट से क्या एक्सप्लेन हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट, और सॉलिबिलिटी से क्या एक्सप्लेन, सॉलिबिलिटी बॉइलिंग पॉइंट की वजह से ही एक्सप्लेन हो रही है, क्योंकि ये सब क्या है, लिंक्ड है। लेकिन स्टेबिलिटी मैंने लिख दिया बिकॉज ये और मेल्टिंग पॉइंट दोनों अलग अलग रीजंस यहाँ पे देते हैं। ठीक है, हाँ, दो रिजल्ट सेम है, ट्रांस ही स्टेबल है दोनों केस में, चाहे आप मेल्टिंग पॉइंट के बारे में चाहे आप स्टेबिलिटी के बारे में बात करें। लेकिन चाहे आप स्टेबिलिटी के बारे में बात करें चाहे आप मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो लेकिन रीजंस बेटा अलग अलग है, इसलिए मैंने आपको पैरा में लिख दिया कि कभी कभी एक दो नंबर का ये क्वेश्चन आए तो आप लोग कर लो, और कंपटीशन के लिए तो बेटा बस ट्रांस से आप याद रखना, और मेन रीजंस जो है वो आप ऐसे करके लिख लिया करो कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है मेन रीजन, तो याद रहेगा स्टेरिक हिंड्रेंस, ऐसे कर लिया करो स्टेरिक हिंड्रेंस, तो याद आ जाएगा कैसा स्टेरिक हिंड्रेंस का है। और यहाँ पे बेटा पैकिंग एफिशिएंसी पे फोकस करो, पैकिंग एफिशिएंसी पे फोकस करो। अगर मैं कीवर्ड्स लिख रही हूँ, ये कीवर्ड्स फॉर कंपटीशन, बट फॉर बोर्ड्स या फिर आप स्कूल लेवल के लिए इतना ही आएगा। ओके, तो आई होप आज का वीडियो आपको क्लियर हो। ठीक है, आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो, मैं यही आशा करती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। मेरे वीडियोस तो आते ही रहेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स आपके लिए आते ही रहेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो बेटा। ठीक है, चलिए बाय बाय।